हेलो गाइस। तो आज हम लेने वाले हैं आपका शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो जो गाइस पहले के जो लेक्चर थे उसमें मैंने आपको ऑर्बिटल्स क्या है, आपका क्वांटम नंबर क्या होता है, और जो आपका सेल्स जो हम निकालते थे, आपका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था वो भी मैंने पूरा एक्सप्लेन कर चुका था। और जो आपको प्रॉब्लम दिख रही है ये जो ऊपर की हैं उनको भी मैंने कंप्लीट करा दिया था। तो आज मैं बच्चों यहाँ से लूँगा आपका शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से, और जिसको कि हम कंप्लीट कराएंगे और आगे के टॉपिक जो भी हैं वो भी मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। तो चलिए इस लेक्चर में देखते हैं हम क्या क्या है हमको सबसे पहले देखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि द ऑर्बिटल वेव फंक्शन, और जो आपको झाई इसको प्रोनाउंस करते हैं, फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम हैज़ नो फिजिकल मीनिंग। बच्चों इस बात को अपने कानों में बिल्कुल दिमाग खोल के सुन लो कि जो ऑर्बिटल वेव फंक्शन मतलब इस जो झाई के जो साइन है आपको ये दिख रहा त्रिशूल जैसा बच्चों, ये जो कोई भी फिजिकल मीनिंग नहीं रखता। और ये मैंने आपको जो है पिछले जो लेक्चर थे उनमें भी बता चुका हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ यूज़ होता है जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं और हम ये पता करते हैं कि कहाँ पे हमारा जो है इलेक्ट्रॉन मिल सकता है और कहाँ पे नहीं मिल सकता है। और ये ग्राफ की प्लॉटिंग से ही हमको समझ आता है बच्चों। और मैंने बच्चों आपको पूरा पूरा इसको झाई के बारे में बताया था, जो आपने ग्रीन बॉक्स में पढ़ा था उसमें पूरा इसके बारे में सब कुछ मैंने बता चुका हूँ। तो बच्चों यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है इसके बारे में कि ये जो है कोई भी फिजिकल मीनिंग ये कन्वे नहीं करता है। आप ऐसे लेके नहीं चल सकते कि आप सोचे कि भाई ये जो है आपको कोई ऐसी प्रॉपर्टीज़ बताता होगा या कुछ और बताता होगा। ये कुछ ऐसा नहीं बताता, आपको ये सिर्फ इतना बताता है कि वो जो है आपका इलेक्ट्रॉन वो कहाँ मिल सकता है या कहाँ नहीं मिल सकता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देता है उसकी। और एक और बात मैंने आपको बताई थी कि इसकी जो ये रूल्स वगैरह बना है या फिर जो लॉज बने हैं या फिर जो आपकी इक्वेशन बनी है उसको डेरिवेशन करना हमारी बुक में हमको नहीं बताया गया, क्योंकि स्कोप ऑफ द बुक है ना, आउट ऑफ स्कोप हो जाएगा इस बुक के। तो इसलिए जो है हमको ये नहीं बताया गया है, हमको सिर्फ इतना बताया है कि झाई का क्या यूज़ है और झाई का हमने किस किस तरह से जो है यूज़ करके ये पता किया कि ऑर्बिटल क्या होती है और क्वांटम नंबर वगैरह निकालें। और वो सारी चीज़ें बच्चों मैंने पिछले लेक्चर में आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। यदि उनको नहीं देखा तो जाइए बिल्कुल, आपको इस सीक्वेंस में प्लेलिस्ट में आपको एक एक वीडियो मिल जाएगी पार्ट वाइज, पार्ट 2 पार्ट 3 करके। आप जो हो उसको देखिए, बिल्कुल आपको ईजी वे में मैंने सबको समझाया है कि क्या आपका ऑर्बिटल होता है और क्या क्वांटम नंबर होता है ना। तो इट इज़ सिंपली, और यहाँ का लिखा है कि इट इज़ सिंपली अ मैथमेटिकल फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों जैसे मैंने अभी आपसे बोला कि ये सिर्फ एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए एक मैथमेटिकली फंक्शन है। अब जिन जिन जो है आपकी मैथ में फंक्शन का चैप्टर कर लिया है या पढ़ लिया तो वो तो आसानी समझ गए होंगे, लेकिन बायो के स्टूडेंट होंगे उनको अभी थोड़ा सा जो है कठिन जा रहा होगा बच्चों ये टॉपिक। और ये इसलिए जा रहा है क्योंकि थोड़ा फंक्शन के बारे में उन्होंने नहीं पढ़ा। देखो मैं थोड़ा आपको क्लियर कर देता हूँ फंक्शन है क्या चीज़। देखो फंक्शन का कुछ मीन नहीं होता। फंक्शन मतलब कि हम एफ से इसको तो रिप्रेजेंट करते हैं, और फंक्शन का ये मीन है कि जैसे मैं बोलता हूँ इधर मेरा क्या है, एक एफ एक्स फंक्शन है बच्चों। अभी सिर्फ आप इतना देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, उसके बाद आपको एक ही चीज़ समझ आएगी। जैसे आपका कोई एफ एक्स फंक्शन है और जैसे मैं बोलता हूँ कि जो एफ एक्स फंक्शन है वो कैसा है कि एक्स प्लस आपका क्या है 1 है ना, एक्स प्लस 1 है, ये कोई फंक्शन दे दिया। अब फंक्शन का इतना यूज़ रहता है कि हम कोई एक्स की वैल्यू को यहाँ पुट करें, जैसे 1 2 0 3 कुछ भी, तो वो हमारी यहाँ भी पुट होगी और वो हमको क्या देती है आगे चल के, जो प्रोडक्ट आप बोल सकते हो उसको, वो क्या हमको देता है या कौन सी वैल्यू देता है, तो वो हमारा कौन बताएगा, किस पे डिपेंड कर रही है भाई, तुम एक्स की वैल्यू क्या रख रहे हो। एक्स की वैल्यू 1 रखोगे तो यहाँ 2 मिल जाएगा, एक्स की वैल्यू 0 रखोगे तो 1 मिल जाएगा। तो उसी प्रकार से झाई भी एक फंक्शन है, और उसकी जब हम वैल्यू रखते हैं डिफरेंट डिफरेंट तो हमको डिफरेंट डिफरेंट जो है क्या मिलते हैं, ऑर्बिटलों के हमको क्या मिलते हैं, शेप्स वगैरह साइज वगैरह मिलते हैं, जिससे हम ये पता करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ कहाँ मिल सकता है। ये पूरा आपको मैंने पिछले जो लेक्चर थे उसमें क्लियर कर चुका हूँ। तो अब देखते हैं हम बच्चों आगे और क्या लिखा आपकी एनसीईआरटी बुक में। चलो तो उसको भी ज़रा पढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है बच्चों कि हाउएवर फॉर डिफरेंट ऑर्बिटल्स द प्लॉट ऑफ जो है क्या करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन एज फंक्शन ऑफ जो है आर द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस आर डिफरेंट। मतलब क्या है बच्चों उसका कि
अभी तक हमने इतनी बातें अब तो सीख ली भाई, झाई क्या है, एक फंक्शन है, लेकिन हमको एक झाई क्या करता है ये बता देता है कि किस किस डिफरेंट ऑर्बिटल्स में क्या क्या जो है डिस्टेंस एक न्यूक्लियस से दूर में क्या क्या उसमें अंतर आता है ना। इस बात को थोड़ा समझना। फिगर आप देखिए 2 पॉइंट आपका 12 है, जिसमें कि ए में आपको क्या दिया, गिव सच प्लॉट, जो कि आपका क्या दिया उन्होंने फर्स्ट एस के लिए। 1 यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, सेल को, मतलब कि पहला सेल है, और एस यहाँ पे डिनोट कर रहा है कि उसमें कौन सी ऑर्बिटल है, यहाँ पे एस ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे देखिए अब बच्चों जरा फिगर आपका 2.12 में है ना। तो 2.12 का जो ए है बच्चों, यहाँ पे हो क्या रहा है जरा ध्यान से देखो। इधर हम क्या हो रहे हैं कि रेडियस बढ़ाते जा रहे हैं किस में, आपका नैनोमीटर में। तो जब आपका रेडियस मतलब क्या हो रहा है कि हम न्यूक्लियस से जब दूर जाते जाते हैं, तो यहाँ पे देखो आपका जो मिलने की जो संभावना है वो क्या होती जा रही है, बिल्कुल क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। मतलब कि झाई की वैल्यू क्या है, कम होती जा रही है। तो जैसे जैसे आपकी झाई की वैल्यू कम होती जा रही है, तो आप इससे ये कह सकते हो कि वहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना जो है वो कम होती जा रही। इस वाले ग्राफ की बात कर रहा हूँ मैं, इसको टिक लगा देता हूँ इस वाले की। तो जैसे जैसे आप क्या हो रहे हो कि आप इससे दूर जाते जा रहे हो, या फिर मैं आपसे बोलूँ कि जैसे जैसे मैं पास आते जा रहा हूँ, वैसे वैसे क्या होता है, इस दिशा में देखो, जैसे जैसे पास आते जा रहा हूँ न्यूक्लियस के, तो क्या हो रहा है कि ये झाई की वैल्यू बढ़ती जा रही है। देखो अब ये झाई की वैल्यू जब बढ़ती है, तो हमको ये क्या बताती है कि इलेक्ट्रॉन मिलने की जो संभावना है वो और अधिक होती जाती है ना, ये चीज़ है। अब और देखो जरा आपको मैं ग्राफ ये वाला बताता हूँ। इसमें क्या हो रहा है, पहले तो क्या होता है इसमें भाई, हम जब जाते हैं इसके पास, तो पहले तो क्या होता है, बिल्कुल यहाँ पे कम हो जाती है ना। यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मिलने की जो आपकी प्रोबेबिलिटी है वो क्या होती है, बिल्कुल कम हो जाती है ना। बिल्कुल ये देखो, ये जीरो से कुछ ही दूर दूर है, तो मतलब यहाँ पे बहुत कम हो जाती है, फिर एकदम जो है बढ़ने लगती है। तो ये अलग अलग ग्राफ बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं कि आपको कहाँ पे कैसा क्या मिलेगा, और यही सारी ग्राफों से मिलके हमने जो है आपके जो शेप्स वगैरह हैं उनको प्लॉट किया। अब आगे चल के आप देखोगे कि नोडल सरफेसेस क्या हैं या नोडल क्या चीज़ होती है, उसको पढ़ाऊंगा मैं। अभी आपने सिर्फ ग्राफ को समझा है। अब देखो यहाँ पे जो 2.12 का जो ए है वो जो आपका क्या देता है हमको कि 1s देता है, जिसमें n की वैल्यू 1 है और l की वैल्यू यहाँ पे 0 है। l की वैल्यू 0 का मतलब होने का अज़ीमुथल जो क्वांटम नंबर था वो 0 है यहाँ पे, और 0 का मतलब है कि वो s ऑर्बिटल है, और s में जो है कितने, 2 ऑर्बिटल्स होती हैं, है ना। तो इसको जो है आप इतना समझ चुके। अब दूसरा देखिए 2s। अब 2s मतलब कि आप सेकंड सेल में पहुँच गए, और सेकंड सेल का जो आपका s ऑर्बिटल था उसकी बात कर रहा हूँ। तो उसमें आपका जो ग्राफ है वो ये जो फिगर आपका 2.12 का ए है वो दोनों के लिए है ना। आपका फर्स्ट एस के लिए भी है और 2s के लिए भी है ना। तो ये बात आपको बिल्कुल दिमाग में आ गई होगी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे। अब और हम देखते हैं आगे। तो अकॉर्डिंग टू दी जर्मन फिजिसिस्ट, मतलब एक आपके जर्मन फिजिसिस्ट थे, उन्होंने क्या किया बच्चों कि जो कौन थे आपके मैक्स बॉर्न थे, उन्होंने क्या किया कि द स्क्वायर ऑफ वेव फंक्शन, उन्होंने कहा जब आप स्क्वायर कर दोगे वेव फंक्शन का, जो कि झाई है, झाई का स्क्वायर कर दोगे एट अ पॉइंट गिव्स द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एट दैट पॉइंट। मतलब इसका ये है कि यदि आप क्या कर दो, एक जो झाई है जो फंक्शन है उसका यदि स्क्वायर कर दो, तो हमको क्या देगा, वो एक प्रोबेबिलिटी देगा उसकी डेंसिटी की, किसकी, इलेक्ट्रॉन की, ऑफ दैट पॉइंट। मतलब कि जिस पॉइंट पे आप पूछ रहे हो, जैसे आप झाई की वैल्यू कुछ रखते हो और उस पॉइंट पे आपको मिलती है, तो वहाँ पे उसकी डेंसिटी मिलेगी इलेक्ट्रॉन की। मतलब क्या है कि वहाँ पे घनत्व मिलेगा, भाई इलेक्ट्रॉन वहाँ पे बहुत सारे हैं या कम हैं, ये आपको बताएगा। और द वेरिएशन ऑफ झाई स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ आर फॉर फर्स्ट एस एंड 2s ऑर्बिटल्स इज गिवन इन अ फिगर 2.12 बी में आपको दिया गया। मतलब क्या है इसका, पहला वाला जो था आपका ये था किसके लिए, फर्स्ट एस के लिए, ये था 2s के लिए। अब ये वाला आपका जो है झाई का जब स्क्वायर कर देते हैं तब क्या होता है, जब हमने झाई का स्क्वायर कर दिया तो फर्स्ट एस में आप देखोगे तो कोई भी आपको ज़्यादा अंतर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जब हम क्या करते हैं 2s के लिए देखते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे एक अंतर भी दिखेगा आपको कि यहाँ पे जो है पहले क्या होता है, यहाँ पे ये बढ़ता जाता है और फिर एकदम घटता जाता है और फिर बढ़ता है। तो यहाँ पे जो अंतर आपको दिख रहा है बच्चों, वो क्या है, वो हमको देखना है ना। तो यहाँ पे क्या है, हेयर अगेन यू में नोट, ये मैंने आपको बता दिया। तो हेयर अगेन यू में नोट दैट द कर्व फॉर फर्स्ट एस एंड 2s ऑर्बिटल आर डिफरेंट। यहाँ पे आपको दिखेगा कि दोनों के लिए डिफरेंट आए हैं, है ना।
इट मे बी नोटेड दैट, आपको ये नोट करना है कि फॉर फर्स्ट एस ऑर्बिटल के लिए द प्रोबेबिलिटी डेंसिटीज मैक्सिमम होगी एट द न्यूक्लियस एंड इट डिक्रीज शार्पली एज बी मूव अवे फ्रॉम इट। अब मैंने जैसे आपसे बच्चों पहले भी बोला था कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस के पास जाते जा रहे हैं, वैसे वैसे जो इलेक्ट्रॉन की मिलने की टेंडेंसी है, प्रोबेबिलिटी है, वो बढ़ती जा रही है। तो ऑन द अदर हैंड यदि बात करता हूँ किसकी, 2s ऑर्बिटल की, द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फर्स्ट डिक्रीज, मैंने आपसे जैसे बोला पहले डिक्रीज होगी शार्पली टू जीरो, जब जीरो की तरह अप्रोच करेंगे, एंड अगेन स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, और फिर क्या होगी, वो बढ़ने लगेगी। और आफ्टर रीचिंग अ स्मॉल मैक्सिमा, मतलब कि जब हम थोड़ा सा और जाएंगे, स्मॉल मैक्सिमा जाएंगे। अब ये मैक्सिमा क्या चीज़ है बच्चों, आपको यहाँ पे कंफ्यूज कर दिया होगा इसने। तो मैक्सिमा एक बच्चों एक डिफरेंशियबिलिटी का एक टर्म है, जिसमें कि आप अभी तो नहीं समझ पाओगे ये क्या है, अब ये 12th का टॉपिक है। तो ये थोड़ा क्या होगा, एक मैक्सिमम मतलब ये बताता है आपको कि वहाँ तक, ये हमको ये बताता है कि मैक्सिमम जो वैल्यू होगी उसकी, तो वो स्मॉल मैक्सिमा तक होगी, और इट डिक्रीजेज अगेन, फिर से वो डिक्रीज करने लगेगी, एंड अप्रोचेस जीरो, और फिर वो जो है जीरो पे पहुंच जाएगी। एज द वैल्यू ऑफ आर इंक्रीजेज, जैसे जैसे आपकी जो आर की वैल्यू इंक्रीज होती है फर्दर, द रीजन वेयर दिस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन रिड्यूसेस टू जीरो इज कॉल्ड नोडल फंक्शन। अब बच्चों यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट आया आपके लिए कि जो रीज़न है जहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है डेंसिटी फंक्शन की रेड्यूसेस टू जीरो, मतलब कि जीरो पे हो जाए या फिर बिल्कुल ही कम हो जाए, तो उस सरफेस को हम बोलेंगे नोडल सरफेस, या फिर सिंपली नोड्स कहेंगे। इसको समझिए आप, मतलब ये है कि जहाँ जहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, उस सरफेस को हम नोडल सरफेस कहेंगे या फिर नोड्स कहेंगे। अब यहाँ पे देखिए इन जनरल, तो यहाँ पे क्या होगा कि देखिए सामान्यतः इन जनरल इट हैज़ बीन फाउंड, ऐसा प्राप्त हुआ है कि एनएस ऑर्बिटल हैज़ एन की वैल्यू जिसकी 1 होगी, या फिर 1 से आपकी कहाँ तक हो सकती है वो, कि 0 1 2 ऐसे करके होगी। तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे उसका नोड्स होगा, दैट इज नंबर ऑफ नोड इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मतलब इसका ये है कि ऐसा पता हुआ है कि जनरल में कि भाई जो आपकी एन एस की जो ऑर्बिटल की वैल्यू क्या हो, एन की n-1 हो। मतलब इसका क्या है कि जब आप क्या करते हो, n-1 की जो भी वैल्यू डालोगे, नोट्स वहाँ पे आपको बताएगा, और डेट इज जो है नंबर ऑफ नोट्स इंक्रीजेज विथ जो है इंक्रीज ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मतलब इसका ये है कि जैसे जैसे आप n की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, आपको नोट्स जो हैं आपके, मतलब कि जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है, वो जो है आपका बढ़ता जाएगा। इन अदर वर्ड में ये दूसरे शब्दों में कहूँ, एनसीईआरटी वालों ने लिखा है कि जो नंबर ऑफ नोड्स होंगे फॉर 2s ऑर्बिटल के इज 1 होंगे। क्यों होंगे भाई, क्योंकि n की वैल्यू आप रखोगे कितनी, 2, 2-1 क्या दे देगा आपको, 1 दे देगा। वहीं पे यदि मैं बोलता हूँ 2 for 3s के लिए, कैसे, 3 आपका क्या है, n है, आप इस फॉर्मूले में रखो, ये एक फॉर्मूले की तरह है ना बच्चों। ये है जो है आपका एक नोड निकालने के लिए फॉर्मूला है, और वो आपको बिल्कुल समझ लेना है। तो यहाँ पे मैंने अंडरलाइन भी किया है, इसको ब्लू बॉक्स में डाल दिया है, इसको वे याद रखिए। नोड निकालने का फॉर्मूला है, और ये हमको ये बताता है कि हमको जो है कोई भी ऑर्बिटल दी हो और उसमें हमसे पूछ लिया जाए कि बताओ उसमें कितने नोड होंगे। जैसे आपसे पूछता है कि फर्स्ट एस में कितने नोड्स होंगे, तो आप फर्स्ट की आप यहाँ पे 1 की वैल्यू रखोगे, तो 1 माइनस आपका 1 आपको ये देगा, कितना दे देगा, 0 दे देगा। यदि आपसे पूछता है 2s, तो 2s के लिए क्या करोगे, आप 2 डाल दोगे, और 2-1 आपको 1 दे देगा। वहीं पे आप 3s के लिए पूछोगे तो 3 डाल दोगे, 3-1 आपको 2 दे देगा। तो इस तरीके से हम कितने भी जो आपके 2s, फर्स्ट एस, 3s, 5s किसी का भी हम नोट्स निकाल सकते हैं, और इससे ये पता चल जाएगा कि भाई वहाँ पे कितनी नोडल सरफेसेस हैं। इसका क्या मीन है वो भी ज़रा डीपली समझो। 1 का मीन ये है कि वहाँ पे एक नोडल सरफेस होगी, मतलब इसका ये है कि वहाँ ग्राफ में एक कोई ऐसा कर्व वगैरह आ रहा होगा। 2 का मतलब है कि वहाँ पे 2 नोडल सरफेसेस होंगी। इसका ये मीन है, बिल्कुल सिंपली मीन है बच्चों, और जिसको समझ आ गया बिल्कुल वीडियो को लाइक कर दो। अभी आगे देखो। अब दीज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वेरिएशन कैन बी विजुअलाइज इन टर्म ऑफ चार्ज क्लाउड डायग्राम। अब बच्चों इसी को मैं जो है आपको क्या बताऊंगा कि जो आपने अभी देखे होंगे डबल, जैसे आपने ऐसे कुछ फिगर देखे होंगे, आपने कुछ जो है इसी के डबल डम्बल जो है ऐसे कुछ देखे होंगे, है ना, ऐसे कुछ जो है शेप देखेंगे होंगे, तो वो इसी से निकले हैं ना। कि अब जो हैं ये जो शेप्स हैं, या फिर हम जैसे बोल रहे हैं, या फिर
जो आप समझ रहे हो जो भी चीज़ है, तो वो कैसे निकली है, तो वो इसी फॉर्मूले का यूज़ करके नोडल सर्विसेज को निकाल के हमने निकाली हैं, और वो क्या है और क्या नहीं है उसको ज़रा देखते हैं। और ध्यान से इस लेक्चर को देखते जाइए, जिसको समझ नहीं आ रहा सब समझ आ जाएगा। तो अभी आपने समझ चुके हो क्या क्या मैंने आपसे बोला। अब आप देखोगे कि दीज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, जो आपने अभी डेंसिटीज निकाली हैं, जो आपने जाई का स्क्वायर करके कैन बी विजुअलाइज, वो विजुअलाइज टर्म होंगी आपकी चार्ज क्लाउड के रूप में डायग्राम, जो कि आपको फिगर 2.13 का ए बताएगा। और इन दीज डायग्राम द डेंसिटी जो होगी बच्चों वो क्या हो जाएगी, ऑफ द डॉट इन द रीजन रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इन दैट रीजन। मतलब इसका ये है, अब इसको जरा समझ लो। यहाँ पे हमने लिया फर्स्ट टेस्ट, तो फर्स्ट टेस्ट को हम जो है स्पेयर में जो है बताते हैं करके। और यहाँ पे आप जो देख रहे हो, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ऑफ जो है डॉट्स इन द रीजन, जो डॉट हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को। मतलब इसके जितने भी यहाँ पे जो डॉट हैं उनका ये मतलब है कि यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन मिल सकता है आपको। और वहीं पे आपका ये जो है कि रिप्रेजेंट किया है इन्होंने कुछ इस तरीके से। तो आप देखोगे कि फर्स्ट टेस्ट में आपको कुछ इस तरीका ये जो दिख रहा है आपको, ये सफ़ेद सफ़ेद सा ये वाला कोर, ये आपको नहीं दिख रहा होगा। अब इसका कारण क्या है वो भी ज़रा मैं आपको बताता हूँ। ये जो आपका ये वाला है इतना एरिया, वो आपको फर्स्ट टेस्ट में नहीं दिख रहा। उसका कारण क्योंकि इसका नोट्स कितना होता है अभी आपने निकाला होगा, 0 होता है। तो आपका इसमें क्या होता है कि 0 होने के कारण यहाँ पे नोडल सरफेस तो होती नहीं है। इसके कारण फर्स्ट टेस्ट में कोई भी नोड आपको नहीं दिखेगा। वहीं पर 2S वाले में आपको इस तरह का नोड दिखेगा। इतना जो समझ गया है बिल्कुल वीडियो को लाइक कर दो, अभी कर दो। तो फर्स्ट टेस्ट समझ गए होगे, 2S समझ गए होगे क्या होता है। और इसको हम स्फेयर की तरह, ये जो दिख रहा है आपको, इसी से आपका डिनोट करते हैं इसको। और क्या क्या लिखा है इन्होंने फिगर में आपको पढ़ के बता देता हूँ कि जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी प्लॉट ऑफ फर्स्ट S एंड 2S एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ये, और जो डेंसिटी ऑफ द डॉट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन दैट रीजन, है ना। और बी वाला जो है आपका भी बाउंड्री सरफेस डायग्राम है फॉर आपका फर्स्ट S और 2S के लिए। तो अब बच्चों ये तो बिल्कुल आपको समझ आया गया होगा। अब ज़रा मैं आपको बताता हूँ कि ये 2P के लिए हमने इस तरीका क्यों बनाया है ना। ये आप देख रहे हो डबल डम्बल वगैरह, ये सारी चीज़ें हमने क्यों बनाई। अब इसका ये मतलब है बच्चों सीधा सीधा कि आपको जो इलेक्ट्रॉन मिलेगा वो कहीं कहीं इधर इधर आपको मिलेगा। मतलब कि जो लाल लाल करके आपको ये पूरा ये दिख रहा है इस तरह का एरिया, वहाँ पे जो डेंसिटी होगी इलेक्ट्रॉन की वो ज़्यादा होगी। मतलब कि आपको इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन मिलेगा। और यदि आप एक बात भूल रहे हो तो मैं आपको याद दिला दूं, इलेक्ट्रॉन आपका कोई पार्टिकल नहीं है, ये वेव नेचर भी शो करता है। इसके कारण क्या होता है कि ये वेव की तरह कुछ इस तरह से आपका ये होता रहता है इधर उधर। तो ऐसा तो है नहीं भाई कि इसकी एक ही पाथ होगी, मतलब कि बस ऐसे जाता रहेगा और ऐसे जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसके कारण हम क्या करते हैं, इसको एक्स में भी प्लॉट करते हैं, इसको वाई में भी प्लॉट करते हैं और जेड में भी प्लॉट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो हर एक जो है डायरेक्शन में जाता है। वो एक्स में भी जाएगा, वो आपका वाई में भी जाएगा, वो आपका जेड में भी जाएगा, लेकिन वो जो है आपका कुछ डंबल की तरह जो है शेप करते हुए ही जाएगा। इसके लिए हमने इसमें ये बनाया है। और 2P में आपको मैं एक और बात याद दिला दूं, आपने अभी निकाला होगा कितने नोड्स होते हैं, तो उसका जो है फॉर्मूला बच्चों आगे आएगा। वो अभी हमने सिर्फ S के वाले के लिए देखा था n-1 का। अब ये P के लिए हम थोड़ा आगे देखेंगे, अब वो क्या होता है ज़रा उसको भी देख लेंगे। अब यहाँ से हम पढ़ते हैं क्या लिखा है कि बाउंड्री सरफेस डायग्राम क्या है आपका। तो बाउंड्री सरफेस डायग्राम ऑफ कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फॉर जो है डिफरेंट ऑर्बिटल गिव अ फेयरली गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेप्स ऑफ दी ऑर्बिटल्स। इसका ये मतलब है सीधा सीधा कि जो बाउंड्री सरफेस डायग्राम है ये वाला जो बी में आपको दिख रहा है, मैं इसको इस तरह से कर देता हूँ, ये वाला, ये जो है आपके ये दोनों जो हैं आपके बाउंड्री सरफेस डायग्राम है। ये बाउंड्री सरफेस डायग्राम क्या करते हैं, आपको ये बताते हैं कि भाई बिल्कुल मतलब हम बोल रहे हैं सीधा सीधा शब्दों में, तो आपको इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, तो वो कहाँ कहाँ है भाई, इस स्फीयर के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, बाकी आपको कहीं नहीं मिलने वाला। ये इसका मतलब है सीधा सीधा, है ना। तो ये जो आपको बी बता रहा है वो बाउंड्री सरफेस डायग्राम है। और ये सिर्फ किसके लिए होता है, कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के लिए। मतलब किया है किसका, कि इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो चेंज ना कर रही हो। ऐसा नहीं कि यार इसकी जो है कभी कभी ये स्क्वायर बन जाए या फिर ट्रायंगल बन जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने इसको क्या कहा, कांस्टेंट कहा है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फॉर अ डिफरेंट ऑर्बिटल्स है, गिव अ फेयरली गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल्स, हमको ये देता है। इन दिस रिप्रेजेंटेशन, और इस रिप्रेजेंटेशन में जो बाउंड्री सरफेस और
counter surface is drawn in shape for an orbitals on which the value of probability density xi का स्कोर जो कि मॉडुलस में लेके हम चलते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे एक और बात आप समझ लीजिए कि जो रिप्रेजेंटेशन हो रही है बाउंड्री सरफेस की, या जिसे हम बोलते हैं काउंटर सरफेस भी, आपका ये ड्रॉन होता है स्पेस में ऑफ एन ऑर्बिटल के लिए, है ना। ऑन विच, जहाँ पे जो वैल्यू होती है उस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का वो xi का स्कोर होती है, वो भी मॉडुलस में लेते हैं हम। और इन प्रिंसिपल मैनी सच जो है आपकी बाउंड्री सरफेस में भी पॉसिबल, मतलब इसका ये है कि हम बोलें इसको एक सिद्धांत के रूप में, तो कई बाउंड्री जो है आपकी सरफेस की पॉसिबल है। अब यहाँ पे और क्या चीज़ लिखी है, हाउ एवर फॉर अ गिवन ऑर्बिटल ओनली दैट बाउंड्री सरफेस डायग्राम ऑफ कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के लिए आपको बताया जाता है। अब बच्चों यहाँ पे एक आप स्टार भी लगा दिख रहे होगे, तो ये जो है आपको ये बताता है कि बुक में इन्होंने क्या किया, नीचे आपको इसकी जो है आपकी डेफिनेशन वगैरह दी है। देखिए, इफ़ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो कि xi का स्क्वायर है कांस्टेंट ऑन अ गिवन सरफेस, जो कि xi है आपका मॉडुलस में, इज आल्सो कांस्टेंट ओवर द सरफेस, मतलब इसका ये है यदि xi का स्क्वायर कांस्टेंट है तो xi भी कांस्टेंट होगा ओवर अ सरफेस, तो बाउंड्री सरफेस फॉर अ xi का स्क्वायर एंड xi आर आइडेंटिकल बन जाते हैं। मतलब ये है कि xi का स्क्वायर भी वही काम करेगा जो कि आपका xi कर रहा होगा, सिर्फ जो है डायग्राम को बताने के लिए। अब यहाँ पे देखो, इज टेकन टू बी अ गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेप ऑफ द ऑर्बिटल विच इंक्लोजेस अ रीजन और वॉल्यूम इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज वेरी हाई। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि भाई जो हमने अभी ये देखा xi का स्क्वायर से जो भी डायग्राम वगैरह निकाले, ये जो टेकन होते हैं गुड रिप्रेजेंटेशन के लिए उस शेप का जो ऑर्बिटल का है, विच इंक्लोजेस अ रीजन, वो क्या करते हैं, इंक्लोज करते हैं रीजन को और या फिर वॉल्यूम को, जहाँ पे जो आपका इन विच द प्रोबेबिलिटी, जो आपकी प्रोबेबिलिटी, इसको मैं थोड़ा जो है बच्चों गलत पढ़ देता हूँ, प्रोबेबिलिटी है ये, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग जो है क्या, इलेक्ट्रॉन बहुत ही हाई होगी वहाँ पे। अब आप कह सकते हो उसको जो है 90% तक आपको क्या हो सकता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, लेकिन 10 जो है फिर भी आपको नहीं मिल रहा भाई। तो जो बाउंड्री सरफेस डायग्राम में 4 जो है फर्स्ट एंड 2s ऑर्बिटल आर गिवन इन फिगर 2 पॉइंट जो है आपका 13 का बी में आपको दिया गया है ना। अब यहाँ पे लिखा है कि वन में अस का क्वेश्चन, आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है या पूछ भी सकता है कभी, कि क्या लिखा है कि वाई डू वी नॉट ड्रॉ बाउंड्री सरफेस डायग्राम विच बाउंड्स अ रीजन इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 100%। अब आपसे बोल रहा है कि भाई हम ऐसा क्यों नहीं बोल रहे हैं कि आपका जो बाउंड्री सरफेस डायग्राम है वो हमको 100% बता दे कि जो है आपको इलेक्ट्रॉन मिल सकता है वो 100% है, तो ऐसा हम क्यों नहीं बोल रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं बना रहे हैं। तो इसका आंसर उन्होंने लिखा है कि द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज दैट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो कि xi का स्क्वायर है ऑलवेज सम वैल्यू, उसकी कुछ ना कुछ क्या है बच्चों वैल्यू होगी। हाउ एवर, इन्होंने लिखा है, क्या लिखा है ये, हाउ सो एवर, मतलब कि क्या है, स्मॉल इट मे बी एट एनी फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, इट इज़ देयरफॉर नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ अ बाउंड्री सरफेस डायग्राम ऑफ रिजिड चार्ज इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 100%। तो बच्चों आप इसको भी थोड़ा फील लेके समझ सकते हो कि क्या है कि भाई देखो, एक इलेक्ट्रॉन कभी जो है आपका एक दिशा में तो होता नहीं है, वेव है वो। अब वेव होने के कारण क्या होता है कि xi की जो आपकी जब दूर जाता है पास आता है तो अलग अलग वैल्यू आती है, तो उससे क्या होता है कि हम ये श्योरली नहीं कह सकते हैं भाई कि वहाँ पे जो हमने जो आपको अभी बताया वो डायग्राम जो था कि 100% जो है आपको बताएगा कि इलेक्ट्रॉन वही मिलेगा, तो ऐसा हम कभी नहीं बोल सकते हैं। ये थोड़ी बात बच्चों आपको डाइजेस्ट नहीं हो रही होगी सर ने ये क्या बोल दिया, तो एक कोई इंपॉर्टेंट भी ऐसी कोई बात नहीं है बच्चों, ये थोड़ा सा आपको क्या माइंड सेट करने के लिए है कि आप इस टॉपिक को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अब देखो क्या लिखा है इन्होंने कि बाउंड्री सरफेस डायग्राम होता फॉर अ एस ऑर्बिटल इज एक्चुअली अ स्फीयर जो कि सेंटर्ड ऑन द न्यूक्लियस। अब मैंने जो बच्चों आपसे बोला भी था कि हम जो एस के लिए जो डायग्राम बनाते हैं या सरफेस डायग्राम बनाते हैं, बॉडी बाउंड्री सरफेस डायग्राम, वो आपका स्फीयर सेंटर्ड होता है। अब स्फीयर सेंटर्ड का ये मीन है कि भाई वो न्यूक्लियस के क्या है, एक चारों तरफ एक स्फीयर बनाता है और उस स्फीयर के अंदर अंदर जो इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है वो 90% होती है। अब यहाँ पे क्या लिखा कि इन टू जो है डायमेंशन, मतलब कि यदि 2 डायमेंशन की बात करें, दिस स्फीयर्स लुक लाइक अ सर्कल। यदि आप सिर्फ 2D में इसको देखोगे तो ये सर्कल की तरह दिखेगा, लेकिन आप इसको 3D में देखोगे ये पूरा का पूरा स्फीयर दिखेगा आपको, है ना। अब ये स्फीयर और सर्कल चीज़ें जो मैथमेटिकल चीज़ें और ये आप बच्चों बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इसको मुझे एलेबोरेट करने की आवश्यकता नहीं होगी। इट इंक्लोजेस अ रीजन इन विच प्रोबेबिलिटी
ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 90%। ये मैंने आपको बच्चों पहले बोल चुका हूँ कि वहाँ पे आपको 90% जो इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना होगी। अब बच्चों जिसको समझ आ गया प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि मुझे समझ आ गया बच्चों, मेरी जो है मेहनत सार्थक हो जाएगी। और यदि आपको नहीं आया तो बिल्कुल लिख लीजिए नहीं आया, मैं आपको फिर से वीडियो बना के दूंगा, एनिमेशन के साथ बना के दूंगा और ये पूरा टॉपिक आपको क्लियर करके ही छोड़ूंगा। यदि आपको समझ आएगा तो बिल्कुल ऐसे सर लिख के उसमें कर दो, और नहीं आया तो कोई बात नहीं बच्चों, मैं फिर से इसको बना दूंगा। देखो अब क्या लिखा आगे, 10 बी सी दैट। अब यहाँ पे देखेंगे हम कि फर्स्ट एस एंड 2s ऑर्बिटल्स आर स्फेरिकल इन शेप। ये तो बिल्कुल आपको दिख भी रहा है कि फर्स्ट और जो आपका 2s है आपका स्फेरिकल है शेप में। और रियलिटी में यदि मैं बोलूँ बिल्कुल असलियत में, ऑल द s ऑर्बिटल आर स्फेरिकली जो है सिमेट्रिक, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट अ गिवन डिस्टेंस इक्वल इन ऑल द डायरेक्शन। अब बच्चों ये थोड़ी सी चीज़ आपको फिर से कंफ्यूज कर रही होगी, इसको मैं फिर से आपको समझाऊंगा, वो भी डायग्राम की हेल्प लेके। इसका ये मतलब होता है कि यदि आप जो है रेडियस जो न्यूक्लियस है उससे रेडियस आपका कितना, 2 यहाँ से मतलब 2 आप नैनोमीटर मान लो या कुछ भी मान लो, इतनी दूर हो, तो इसका ये मतलब है कि आप यदि इस साइड से 2 नैनोमीटर दूर हो तो आप इधर से भी 2 नैनोमीटर ही दूर होगे। मतलब इसका ये है कि ये हर तरफ से जो है आपका जो स्फीयर बन रहा है वो सिमेट्रिकल होगा। और इसका ये मतलब है कि आप कोई से भी कोने में चले जाओ इस स्फीयर के, आपको हर जगह जो इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 90% ही होगी। ये यहाँ पे आपसे बोला गया है और वो मैंने आपको बता भी दिया। तो ये क्या होगा आपका स्फेरिकली सिमेट्रिक होगा। और जो बच्चों में यहाँ पे ऐसे अंडरलाइन करता हूँ उसको आप भी अपनी बुक में अंडरलाइन करके रखिए, क्योंकि जब आप अपनी बुक में पढ़ोगे तो आपको खट से क्लिक कर दिया जाएगा दिमाग में कि भाई हमने इस चीज़ को अंडरलाइन क्यों किया था, आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट फिर से रिवाज हो जाएगा। तो आप अच्छे से आपकी बुक निकालिए और बुक में जो अंडरलाइन करते चलिए मेरे जैसे। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि दैट इज, जो कि आपका क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट अ गिवन डिस्टेंस। मतलब ये है कि जो प्रोबेबिलिटी है फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन करने की गिवन डिस्टेंस में इक्वल होगी इन ऑल डायरेक्शन। और इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व, ऐसा ऑब्जर्व भी हुआ है कि दैट द साइज ऑफ द जो आपका एस ऑर्बिटल है इंक्रीज विद द इंक्रीज इन एन, दैट इज अ 4s 3s 2s। अब इसका क्या मीन है वो भी जरा समझ लो कि ऐसा हमने ऑब्जर्व किया है कि भाई जो साइज होता है एस ऑर्बिटल का वो इंक्रीज होते जाता है जैसे जैसे आप एन की वैल्यू को बढ़ाते जाते हो। कैसे भाई, यहाँ पे देखो 4s को इन्होंने जो है क्या लगाया, यहाँ पे ग्रेटर देन लगाया, किससे, 3s से। 3s को ग्रेटर देन माना 2s से, और 2s को ग्रेटर देन माना फर्स्ट s से। तो इसका सीधा मीन ये है कि आप जैसे जैसे आप क्या हो जाओगे कि सेल्स के जो बाहर आप जाते जाओगे, मतलब फोर्थ सेल पे आप पहुंच गए, तो फोर्थ सेल में जो एस ऑर्बिटल होगी वो क्या होगी, इससे ज़्यादा बड़ा स्फीयर बना रही होगी, किससे, 3 से। आप यदि पहुंच गए कहाँ पे, तीसरे सेल में, तीसरे सेल की एस ऑर्बिटल को देखने लगे, तो तीसरे सेल की एस ऑर्बिटल में जो आपको देख मिलेगा कि वो जो है स्फीयर बना रहा होगा वो 2s से बड़ा बना रहा होगा। इसका ये मीन है सीधा सीधा। तो एंड द इलेक्ट्रॉन इज लोकेटेड फर्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस एज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीजेज। और जैसे जैसे आपका जो न्यूक्लियस से दूर होते जाता है जो भी आपका ऑर्बिटल है या फिर जो भी क्वांटम नंबर प्रिंसिपल नंबर है, तो क्या होता है वो इंक्रीज होते जाता है। न्यूक्लियस से जो दूर होगा तो वो इंक्रीज भी होगा। अब यहाँ पे लिखा है कि जो बाउंड्री सरफेस डायग्राम फॉर द 3, मतलब इसका क्या है कि जो बाउंड्री सरफेस डायग्राम है फॉर 3 2p ऑर्बिटल, जो L जिसका कि 1 होगा यहाँ पे, मतलब कि अज़मुथल क्वांटम नंबर इसका 1 है, आर शोन इन फिगर 2.14। और इन दीज डायग्राम्स द न्यूक्लियस इज एट द ओरिजिन, जहाँ पे इसका जो न्यूक्लियस है वो ओरिजिन पे है, मतलब कि कुछ यहाँ पे है, जैसे सभी में होगा वो यहाँ पे होगा न्यूक्लियस। और हेयर अनलाइक जो मतलब कि एस ऑर्बिटल की तरह नहीं। अनलाइक का मीन समझ लीजिए पहले तो आप। अनलाइक आपसे ये बोलता है कि एस ऑर्बिटल की तरह नहीं, जो बॉडी सरफेस है आपका वो क्या है, यहाँ पे थोड़ा मुझे नेक्स्ट पेज लेना, हाँ यहाँ पे है। तो जो बाउंड्री सरफेस डायग्राम है आर नॉट स्फेरिकल, मतलब ये है कि एस ऑर्बिटल में जैसे स्फेरिकल होता है वैसे जो है आपका ये पी वाले में स्फेरिकल नहीं होता है। वहाँ पे क्या होता है वो डम्बल्ड होता है, और उसको हम देखेंगे कैसे क्या ये डम्बल्ड है, क्या चीज़ है। तो इंस्टीड ईच पी ऑर्बिटल कंसिस्ट ऑफ अ 2 सेक्शन कॉल्ड लोब्स दैट आर ऑन आइदर साइड ऑफ द प्लेन दैट पासेस थ्रू द न्यूक्लियस। इसका ये मतलब है कि वो कुछ लोब बना रहा होगा, ये लोब होते हैं ऐसे करके, तो ये लोब्स बना रहा होगा, और जो कि आइदर साइड जो है प्लेन के जो कि पास कर रहे होंगे थ्रू द न्यूक्लियस, मतलब कि न्यूक्लियस से होते होते हुए। और जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है आपकी फंक्शन की 0
ऑन द प्लेन वेयर द टू लोब्स टच ईच अदर। अब इसका ये मतलब है कि जहाँ पे जो लोब्स जो है एक दूसरे को टच कर रहे होंगे प्लेन में, वहाँ पे आपकी जो है क्या होगी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 होगी। और जो साइज और शेप एंड क्या लिखा है यहाँ पे, एंड एनर्जी ऑफ 3 ऑर्बिटल्स आर आइडेंटिकल होगी। मतलब इसका ये है कि हर एक जो है लोब्स में आपको जो भी एनर्जी वगैरह है या साइज है शेप है वो हर जगह आइडेंटिकल मिलेगा, आपको हर जगह एक सा ही मिलेगा। और दे डिफर हाउएवर, लेकिन वो कुछ को डिफर करते हैं इन द वे द लोब्स आर ओरिएंटेड। मतलब कि सिर्फ ओरिएंटेड को ही वो जो है रिप्रेजेंट करके जो है डिफर होते हैं। कैसे, एक लोब जो आपको मिलेगा कुछ जेड एक्स, जो कि जेड पॉजिटिव में मिलेगा आपको, है ना। ये जो है आपका ये क्या है, पॉजिटिव में मिल रहा होगा ऊपर वाला, ये जो है आपको एक नेगेटिव में मिल रहा होगा। तो बस इतना ऐसे ही डिफर आता है, बाकी इसका जो है एनर्जी या फिर आपका शेप है, साइज है, वो सबका सेम रहता है। तो एनर्जी ऑफ द 3 ऑर्बिटल्स जो कि आपकी आइडेंटिकल होंगी, और दे डिफर हाउएवर इन द वे द लोब्स आर ओरिएंटेड। और सिंस द लोब्स में बी कंसिडर्ड टू लाई अलोंग द एक्स वाई और जेड एक्सिस, दे आर गिवन दी डेजिग्नेशन जो कि आपका 2px होगा। मतलब कि इसका क्या मतलब है कि एक्स वाला लोब की बात कर रहा हूँ मैं, 2py और 2pz। और इट शुड बी अंडरस्टूड हाउएवर दैट देयर इज अ नो सिंबल रिलेशन बिटवीन दी वैल्यू ऑफ जो है आपकी एम एल की, जिससे कि आपका क्या हो जाएगा कि -1 0 एंड +1, है ना। यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि फॉर अवर जो है पर्पस के लिए इट इज सफिशिएंट टू रिमेंबर, हमारे सिर्फ पर्पस को समझने के लिए भाई कि क्या है हमारा पर्पस, कि इलेक्ट्रॉन को फाइंड करना, तो उसके लिए सिर्फ सफिशिएंट है इसको रिमेंबर करना। और बिकॉज देयर आर 3 पॉसिबल वैल्यू ऑफ अ एम एल। तो यहाँ पे अब मैं आपको थोड़ा और इसके बारे में बताता हूँ क्या क्या था। यहाँ पे ऊपर हमने जो डायग्राम देखा था वो तो मैंने आपको बता भी चुका हूँ। क्या है यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन मिलेगा वो सिर्फ पिंक वाले में या फिर इस वाले में एरिया मिलेगा आपको, और ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं खास बच्चों। अब आगे देखता हूँ मैं और क्या लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो एम एल दियर आर जो है दियर फोर 3p ऑर्बिटल हुज एक्सेस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइक एस ऑर्बिटल्स। p ऑर्बिटल इंक्रीज द साइज, जैसे एस ऑर्बिटल अपना साइज इंक्रीज कर रही थी वैसे ही ये भी इंक्रीज करेगी। और कैसे करेगी, इंक्रीज इन साइज एंड एनर्जी विद इंक्रीज इन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मतलब कि एन की वैल्यू आप बढ़ाओगे तो इसमें भी जो है एनर्जी और साइज वगैरह भी बढ़ते जाएगा। मतलब इसका ये है कि 4 जो p ज़्यादा बड़ा रहेगा 3p से, और 3p बड़ा रहेगा 2p से, और 1p तो होता ही नहीं है बच्चों। तो इसके लिए आप कंफ्यूज मत होना, कहीं मन में डाउट होगा कि भाई 1p हम क्यों ले रहे हैं। 1p हम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि आपका जो p ऑर्बिटल है वो सिर्फ सेकंड से स्टार्ट होता है। मतलब कि जब सेकंड सेल में पहुंचोगे तो वहाँ से आपको ये मिलना शुरू होता है, ये फर्स्ट वाले में नहीं मिलता है। फर्स्ट में सिर्फ आपको s मिलता है। तो फर्दर लाइक s ऑर्बिटल, मतलब कि s ऑर्बिटल की तरह है जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फॉर अ p ऑर्बिटल आल्सो पासेस थ्रू वैल्यू 0 से करेगा। और बिसाइड मतलब किसके अलावा जो है एट 0 एन इन्फिनाइट डिस्टेंस, मतलब कि इन्फिनाइट डिस्टेंस पे एज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीजेज द नंबर ऑफ द नोड आर गिवन बाय द, जो कि आपका होगा n- आपका 2। अब इसको भी बिल्कुल आप अंडरलाइन तो कर ही लिया होगा। और ये फॉर्मूला है आपका नोड निकालने के लिए p ऑर्बिटल वालों में। s के लिए मैंने आपको बताया था n-1 करके निकालते हैं, इसमें हम n-2 करके निकालते हैं। अब इसमें 1 की वैल्यू नहीं रखते क्योंकि 1 इसमें होता नहीं है, हम इसको 2 से रखते हैं। तो 2 में रखोगे तो आप सीधे सीधे समझ रहे हो कि क्या होगा, वहाँ पे 0 हो जाएगा, तो उसका कोई मतलब फिर भी नहीं होगा निकालने का। तो हम जो ज़्यादातर निकालते हैं 3 से, मतलब कि यदि 3p का निकालने तो n की वैल्यू 3 रखो, 3 - 2 1 मिलेगा, तो वहाँ पे एक नोट मिलेगा आपको। भाई 4 की मतलब कि आप n की वैल्यू 4 रखोगे 4p के लिए तो आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, तो वहाँ पर 2 होगा। और इसी तरह से आप निकाल भी सकते हो जितने चाहो उतने। ये नोट्स का कनेक्शन आपको बिल्कुल सिंपल एकदम समझ आ गया हो तो बिल्कुल एकदम बच्चों मुझे बता दो, नहीं आया हो तो मैं फिर से समझा दूंगा नोट्स क्या चीज़ है आपकी। और मैंने अभी आपको बता भी चुका हूँ नोट्स का होता है जहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन ना मिले, वहाँ पे जैसी आपकी एक सरफेस बने जहाँ पे आपके क्या हो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जो डेंसिटी है वो बिल्कुल क्या हो ख़त्म ही हो जाए, मतलब कि वहाँ पे आपको मिले ही ना इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा जो होता है वो नोट्स होता है, नोडल सरफेस होती है, उसको मैंने बता चुका हूँ। और उसको निकालने का तरीका p के लिए जो है आपका n-2 है और s के लिए n-1 था। बिल्कुल नोट डाउन कर लो इन सारी चीज़ों को। अब लिखा है कि 4 जो है किसके लिए, जो आपका l=2 हो। अब l की वैल्यू 2 हो तो मतलब आप यहाँ पे किसकी बात कर रहे हो, आप d की बात कर रहे हो। और जिसको हम जानते हैं द ऑर्बिटल इज नोन एज अ d ऑर्बिटल एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n हैज़ टू बी 3।
अब इसका ये मतलब है कि जो डी की वैल्यू होगी आपकी बच्चों वो 3 से स्टार्ट होगी। इसका क्या मतलब है कि जब आप किसी भी एटम के थर्ड सेल पे पहुंचोगे तब आप जो है डी की वैल्यू को शुरुआत करोगे, डी ऑर्बिटल की शुरुआत करोगे, अन्यथा डी का कोई यहाँ पे महत्व नहीं रहेगा 2 और 1 के लिए। जैसे ही आप 3 पे पहुंच जाओगे तो डी जो है जाएगी, और वो आप अफवाह प्रिंसिपल वगैरह से जानोगे किस तरह से हम इलेक्ट्रॉन वगैरह फिल करेंगे ऑर्बिटल में। अभी वो चीज़ें नहीं आई हैं आपकी, तो बिल्कुल उसके बारे में डाउट मत होना कि भाई ये सब क्या पढ़ा दें या सर ने ये तो हमको बताया नहीं कि हम इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे, तो वो आगे का टॉपिक है, तो उसके लिए अभी से परेशान मत होना ये सर क्या पढ़ा रहे हैं ना। तो क्या होगा यहाँ पे कि एन की वैल्यू जब आप 3 करोगे तो तब से आपका जो है डी की शुरुआत होगी। तो एज द वैल्यू जो कि एल कैन नॉट बी ग्रेटर देन आपकी n-1 से हो नहीं सकती है। क्या इसका कि जो वैल्यू है आपकी एल की कैन नॉट बी ग्रेटर देन n-1, जो कि आपने रूल भी पढ़ा था अज़ीमुथल क्वांटम नंबर निकालने का। तो देयर आर 5 ml वैल्यू जो कि आपको मिलेगी, मतलब कि एक तो मिलेगी आपको -2, -1, देन 0, +1 एंड +2। ये जो होती हैं आपकी ये बताती हैं कि डी ऑर्बिटल में कितनी ऑर्बिटल से होंगी, मतलब ये है कि कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। मतलब इसका ये है कि इसी में यदि 5 है तो 5 का कितना 2 गुना 10, तो आप 10 इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में भर सकते हो। अब लिखा कि 4l=2 एंड 10 देयर आर 5 डी ऑर्बिटल्स होंगी इसमें। मतलब इसका यह है कि आपको जो डी ऑर्बिटल तो सिर्फ एक की बात कर रहा हूँ, लेकिन यदि डी ऑर्बिटल जो है उसमें 5 ऑर्बिटल्स होंगे, और 5 ऑर्बिटल में जो है आपको कितने 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। सॉरी गाइस, तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे आपके 10 बनाएंगे आपको इलेक्ट्रॉन को, है ना। तो देखिए आप क्या बोल रहा है पे द बाउंड्री सरफेस डायग्राम जो आपको इसको दिया डी ऑर्बिटल का, आपको शोन इन फिगर 2.15 में आपको बताया, देख लो इसको। तो इसको हम डबल डंबल करके बोलते हैं बच्चों। वो जो था आपका वो डंबल अकेला था, ये डबल डंबल होता है। और एक और चीज़ बता दूं, इसको आप लोब करके बोल सकते हो, तो ये डबल लोब होता है। यहाँ पे देखोगे आप तो कुछ इस तरीके से बनेगा आपके पॉजिटिव नेगेटिव एक्सिस में। और एक और चीज़ यहाँ पे आप समझ लो कि ये जो है आपका एक्सिस पे नहीं बनता है ना। ये बिल्कुल आप ध्यान से बिल्कुल समझ लो कि ये जो है एक्सिस पे नहीं बनता, ये जो है एक्सिस के जो है इस एरिया में बनता है, मतलब कि कुछ एक्सिस के बीच में से कहीं निकलता होता है। ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक्सिस की यहाँ एक्स पे बन जाए या फिर वाई पे बन जाए, ऐसा कभी नहीं होता। ये जो है कुछ इस बाहर की तरफ निकलता हुआ बनता है, और इसको 3D में आपको मैं बताऊँगा, जो एनिमेशन दिख रहे होंगे आपको कुछ इस तरीके से बनता है ना। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा किस तरीके से बनता है। और यहाँ पे ये सारी वैल्यू वगैरह दी है, जैसे कि आपका dx/, तो dx/, के ये मतलब है कि वो जो है आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, जहाँ पे वो कहाँ कहाँ रहेगा, एक तो रहेगा कुछ ये बाई और इधर पे एक, इधर पे एक, मतलब कि कुछ dx/y में बनाएगा वो, फिर dx/z में बन रहा होगा, फिर dx/y/z में बन रहा होगा, और एक आपका dx² - y² में बन रहा होगा। मतलब ये है इसका कि कुछ सर्कल की तरह बना रहा होगा, जो कि क्या होगा कि जब ये एक्सेस पे होंगे, मतलब ये जो लोब्स हैं वो एक्सेस पे होंगे, तो वो कुछ सर्कल की तरह बनाएंगे। मतलब इसका ये है कि ये जो लोब्स होंगे यदि आपके एक्सेस पे होंगे तो x² - आपका y² करोगे तो आपको ये लोब्स जो है किस पे मिलेंगे, ये आपको कुछ इस तरह की से मिलेंगे। मतलब इसका ये है कि एक्सेस पे मिलेंगे। तो अब जो है बच्चों आपको ये बातें समझ आ चुकी होंगी मेरे ख्याल से। और एक और मैं आपको बता देता हूँ, जब जेड का स्कोर कर दोगे, ये सब फंक्शन है बच्चों, है ना। जब हम जेड की जो है स्क्वायर करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का फंक्शन मिलेगा, जिसमें कि ये जो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, है ना, ये जेड एक्सिस के ऊपर, और कुछ इस तरीके सर्कल में मिलेगा आपको। और ये जो भी चीज़ें आपको पिंक में दिख रही हैं वहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, मतलब कि इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना है वहाँ पे। जैसे यहाँ पे सर्कल पे है, यहाँ पे ऊपर की तरफ नीचे की तरफ है, वहीं पे मैं आपसे इधर बोलता हूँ तो आपको कुछ इस तरह से, मतलब कि यहाँ इलेक्ट्रॉन मिलेगा, कुछ यहाँ मिलेगा, है ना। मैं इसे कर देता हूँ, आपको कुछ यहाँ मिलेगा, कुछ आपको यहाँ मिलेगा, कहीं फिर आपको यहाँ मिलेगा इलेक्ट्रॉन, कहीं इधर मिलेगा। तो ऐसे करके ये सारी हमने झाई की वैल्यू करी, यहाँ पे एक्स की वैल्यू वगैरह डाली, और ऐसे करके हमको ये लोब्स वगैरह मिले। तो अब और चीज़ें देख लेते हैं हम क्या लिखा है यहाँ पे कि द 5d ऑर्बिटल आर डेजिनेटेड एस dx/, dy/z, dx/z और d² - y², और एक होता है dz²। मतलब कि क्या है, जो 5 ऑर्बिटल आपको मिल रही हैं उनके भी कुछ अलग अलग जो शेप्स आपको दिख रहे होंगे। जैसे कि डी जो है आपको मैंने सबसे ऊपर बताया था किसका था, वो dx/y का था, वो कुछ तरीके से बनाएगा। dx/z का आपका कुछ तरीके से बनेगा, और dy/z का आपको कुछ तरीके से, और dx² - y² का इस तरीके से, और आपका dz² का इस तरीके से मिलेगा। अब ये बातें बच्चों आपको एनिमेशन समझ आ रही होंगी, और मैं आपको बगल में जो है एनिमेशन भी शो करते जा रहा हूँ, उसमें आप देखते जाइए।
अब आगे क्या लिखा है कि द शेप्स ऑफ द फर्स्ट 4 डी ऑर्बिटल, मतलब इसका है कि जो सबसे मतलब कि जो हमने पहली जो 4 पढ़ी थी उनके जो शेप थे आपके क्या थे, सिमिलर थे एक दूसरे के। वेयर एट दैट ऑफ द फिफ्थ वन जो आपके जेड स्कोर था ये डिफरेंट फ्रॉम अदर बट ऑल 5 डी ऑर्बिटल आर इक्विवेलेंट इन एनर्जी। लेकिन ये कैसा भी शेप बना ले, डी ऑर्बिटल जो है कैसा भी शेप बना ले, चाहे वो जेड स्कोर वाला बना ले या जेड जो कि आपको एक्स स्कोर माइनस वाई स्कोर वाला दिख रहा है वो बना ले, एनर्जी इसमें सेम ही रहने वाली हर एक जगह पे, है ना। इसका ये मीन है। किधर गया ये, हाँ वेयर ऐसे दो है फिफ्थ वन जो कि आपका जेड स्कोर डिफरेंट फ्रॉम अदर बट ऑल 5 डी 3D जो है आपकी ऑर्बिटल्स हैं आर इक्विवेलेंट इन एनर्जी होगी। और जो डी ऑर्बिटल फॉर विच जो कि एन इज अ ग्रेटर देन 3, यदि आपकी वैल्यू ग्रेटर देन 3 चली जाए तो 4D हो जाए 5D हो जाए तो ऑल्सो हैव अ शेप सिमिलर टू द 3D के ही बनेंगे। इसका ये मतलब है कि आप चाहे फोर्थ सेल वाले पे पहुंच जाओ, फिफ्थ सेल्स वाले पे पहुंच जाओ, मतलब ये है कि आप फोर्थ सेल वाले पे डी ऑर्बिटल निकालोगे तब भी आपको ई शेप्स मिलेंगे, फिफ्थ वाले पे पहुंच जाओगे तब भी आपको ई शेप्स मिलेंगे, मतलब कि हर एक जगह पे आपको ए शेप्स मिलने वाले हैं डी ऑर्बिटल के। और क्या लिखा है इन्होंने कि आल्सो हैव अ शेप सिमिलर टू द 3D ऑर्बिटल बट डिफर इन एनर्जी एंड साइज। लेकिन ये जो है आपकी एनर्जी और साइज में डिफर करेंगे, क्यों कर रहे हैं भाई, आपको ये तो पता ही होगा कि हम जैसे आपकी एन की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं वो एनर्जी उसमें जो है डिफर होती जाती है, उसके कारण कर रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपस में इनकी एनर्जी डिफर कर रही होगी शेप के कारण। आपस में कोई भी डिफरेंस नहीं चलेगा। सिर्फ डिफरेंस कब आएगा, जब आप सेल्स पे पहुंचोगे और सेल पे पहुंचने के बाद जैसे आप कंपेरिजन करोगे फर्स्ट मतलब कि यहाँ से 3 से होता है, 3 में ज़्यादा है, फोर्थ में ज़्यादा है, तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा भाई कि फोर्थ में ज़्यादा एनर्जी निकलेगी, ऐसा ऐसा करके है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ तक बिल्कुल आपको समझ आया होगा। एनिमेशन में दिखाते जा रहा हूँ आपको एक एक के, सबके एनिमेशन आपको दिख रहे हैं किस तरह से क्या प्लॉटिंग हो रहा है, बिल्कुल आपको समझ आ रहा होगा। और जिसको समझ नहीं आ रहा, मैंने आपसे कई बार बोला बच्चों कमेंट में मुझे बता दिया करो। आगे बढ़ता हूँ मैं, तो बिसाइड्स जो है मतलब कि बिसाइड का मतलब होता है अलावा, इन सब चीज़ों के अलावा बिसाइड द रेडियल जो है नोड्स, मतलब जो रेडियल नोड थे, द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है 0 होता है। यहाँ पे क्या है कि जो है रेडियल नोड्स के भी अलावा जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है वो भी 0 होता है। और जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फॉर एन पी और एन डी ऑर्बिटल आर 0 एट द प्लेन, मतलब प्लेन पे यदि हम बात करेंगे, मतलब कुछ प्लेन ऐसे करके बनेगा आपका, तो वहाँ पे क्या होगा, ये 0 होगा। ये तो बिल्कुल एकदम बच्चों जैसी चीज़ें हैं, बच्चों आपको बिल्कुल समझ भी आ रही होंगी क्या मैं बोलते जा रहा हूँ। यहाँ पे सब आपने 10th और 11th में सब पढ़ चुके हो आपने, मैथ में जो है क्या बातें हो रही हैं यहाँ पे। तो जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फॉर द एन पी एंड एन डी जो ऑर्बिटल की वो 0 होंगी प्लेन पे, जो कि एस यहाँ पे लिखा गया है। मतलब कि यहाँ पे क्या मीन है कि प्लेन्स पे भी, मतलब आप प्लेन्स कितने ही बना लो तो प्लेन पे भी 0 होंगी और एक प्लेन पे भी 0 होगी। और पासिंग थ्रू द न्यूक्लियस जो कि ओरिजिन है, फॉर एग्जाम्पल द इन अ केस ऑफ द पी जेड ऑर्बिटल एक्स बाई प्लेन इज नोडल प्लेन, इन केस ऑफ डी एक्स बाई ऑर्बिटल देयर आर 2 नोडल प्लेन होंगे। आपका जो 2p था, मतलब किधर गया ये जो है आपका ना, केस ऑफ द पी जेड, जो पी जेड था एक्स वाई प्लेन जो बना रहा था उसमें नोडल प्लेन है ना, इज अ नोडल प्लेन। और है ना केस ऑफ डी वाइज ऑर्बिटल देयर आर 2 नोडल प्लेन होंगे, उसमें तो एक था लेकिन इसमें 2 होंगे। पासिंग कर रहे होंगे थ्रू दी ओरिजिन एंड बाई साइड द एक्स बाई प्लेन को कर रहे होंगे, कंटेनिंग जो कि जेड एक्सेस होगा उसमें। और दीज आर कॉल्ड एंगुलर नोड, जिसको हम एंगुलर नोड करके पढ़ते हैं। और एंड द नंबर ऑफ एंगुलर नोड आर गिवन बाई द एल से आपको मिलता है। और 1 एंगुलर नोड फॉर अ पी ऑर्बिटल है, 2 एंगुलर नोड फॉर द डी। यदि आपका एंगुलर नोड पी के लिए 1 है तो वहीं पे उसके लिए 2 एंगुलर नोड होंगे डी के लिए, एंड सो ऑन। तो द टोटल नंबर ऑफ नोड आर गिवन बाई द n-1 और सम ऑफ द एल एंगुलर नोड जो आपको मिलेगा वो कुछ तरीके से मिलेगा। यदि आपको n की वैल्यू पता, उसकी l की वैल्यू पता, तो आप n-l-1 का फॉर्मूला लगा के आप एंगुलर नोड भी निकाल सकते हो, जो कि प्लेन की उसमें निकलेगा। इस फॉर्मूले को बिल्कुल आप अंडरलाइन कर लो, जैसे मैंने कर दिया बॉक्स में। ये आपको बताएगा n-l-1 ये बताएगा कि एंगुलर नोड कितने हैं उसमें। और इसको जो है बच्चों, जो नोट्स निकालने का फॉर्मूला था किसके लिए, आपका डी के लिए भी n-1 करके है। तो ये बातें आपको बिल्कुल समझ आ गई होंगी मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या नहीं, तो बिल्कुल समझ आ गई होगी तो आप वीडियो को लाइक कर दो। आगे का लेक्चर जो आएगा बच्चों उसमें हम बढ़ाएंगे आपको कि एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स क्या हैं, मतलब कि जो भी आपका चीज़ें हैं कि भाई एनर्जी किस तरीके से होती है, एनर्जी को कैसे हम फिल करते हैं, या फिर एनर्जी किसकी ज़्यादा है कम है, सारी चीज़ें पढ़ेंगे लेकिन आपके नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही था गाइस, पूरा देखने के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।